आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है हमारा सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस तो सॉल्ट एनालिसिस जो है वो प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल का पोर्शन है क्लास 12th का और इनऑर्गेनिक है। ठीक है, तो सॉल्ट एनालिसिस और बेसिकली ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। अगर तुम लोगों को ध्यान हो तो जब मैंने प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाया था तो उसमें मैंने तुम लोगों को बताया था कि भाई क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो दोनों का मतलब भी बताया था कि क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है। तो वहाँ हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों किए थे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या था? क्वालिटी पता करना। क्वालिटी पता करने का मतलब क्या है कि हमें कंपाउंड का पता करना कि कौन से आयंस प्रेजेंट हैं या कौन से एटम्स प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है कि सॉल्ट में कौन से आयंस प्रेजेंट हैं। सॉल्ट में कितने आयंस होते हैं? किसी भी सॉल्ट में कितने आयंस होते हैं? 2 आयन, एक कैटायन और दूसरा एनायन। तो क्या होगा इसमें, हमें कोई सॉल्ट गिवन होगा या सॉल्ट का मिक्सचर गिवन होगा। तो उस सॉल्ट के मिक्सचर में कौन कौन से कैटायन और कौन कौन से एनायन प्रेजेंट हैं ये हमें पता करना है। तो वो है क्वालिटेटिव एनालिसिस। जब कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या है, हमें परसेंटेज कंपोजिशन पता करना होता है कंपाउंड का, जो कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, इनके परसेंटेज एस्टिमेशन पता किए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस है। क्वालिटेटिव एनालिसिस है, इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्ट या सॉल्ट का मिक्सचर गिवन होगा, अननोन सॉल्ट होगा, हमें नहीं पता। जब हमें लैब में कोई सॉल्ट या उसका मिक्सचर दे दिया जाएगा तो उसमें हमें पता करना होगा कि भाई कौन से आयंस यानी कि कौन से कैटायन और एनायन प्रेजेंट हैं। ठीक है, और सॉल्ट में कैटायन हो गए, एनायन हो गए। जो कैटायंस हैं सॉल्ट में उन्हें हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल्स, दोज आर नोन एज बेसिक रेडिकल्स, और एनायंस आर नोन एज एसिडिक रेडिकल्स। ऐसा क्यों? कैटायन को बेसिक रेडिकल क्यों बोलते हैं, एनायन को एसिडिक रेडिकल क्यों बोलते हैं? किसी को पता है? कैटायन बेस के साथ कंबाइन होता है। हाँ, मतलब जो सॉल्ट है वो कैसे बनता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। किसकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है? सॉल्ट किसकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है? एसिड और बेस, है ना। तो हमें पता है जनरली एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। तो जैसे बिल्कुल कॉमन एग्जांपल है हमारे पास कि भाई एसिड हमने ले लिया HCl, बेस लिया NaOH, तो हमारे पास सॉल्ट क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। ये NaCl सॉल्ट है। ठीक है, इसमें कैटायन क्या है? Na प्लस, एनायन क्या है? Cl नेगेटिव। तो ये कैटायन, तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो सबसे सिंपल एग्जांपल HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस वाटर। Na प्लस कैटायन हो गया, Cl नेगेटिव एनायन हो गया। ठीक है, अब ये Na प्लस जो कैटायन है, ठीक है, ये कहाँ से आया था भाई रिएक्शन में? बेस से। तो इसे हमने कह दिया बेसिक रेडिकल। एनायन कहाँ से आया था? एसिड से। तो एनायन को हम कहते हैं एसिडिक रेडिकल। तो पूरा पूरा ध्यान रखें कि भाई यहाँ पर हम बेसिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल बोलते हैं कैटायन और एनायन को। तो कैटायन एनायन बहुत कम सुनने को मिलेगा सॉल्ट एनालिसिस में, बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल ही सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो सॉल्ट एनालिसिस जिसमें कि हम क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। प्रैक्टिकल बोर्ड में प्रैक्टिकल, ठीक है, तो प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है उसमें क्या होगा, जब तुम ये क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज हो रही है।
तो क्वालिटेटिव एनालिसिस सिर्फ कोई एक चैप्टर नहीं है, वो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। तुम सोचो कि मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस छोड़ दूं, बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मेरी अच्छी है ही, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी होगी तो क्वालिटेटिव एनालिसिस आता होगा या आ जाएगा, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती ही नहीं है, कोई चैप्टर कुछ भी याद नहीं है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं आ सकता। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस ऐसा नहीं है कोई अलग से चैप्टर करना पड़ रहा है तुम्हें, क्वालिटेटिव एनालिसिस पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक रिवीजन ही है, ठीक है, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक चैप्टर में क्लोज कर दिया है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस, आयंस, बेसिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल बोलते हैं। बेसिक रेडिकल क्यों? क्योंकि बेस से आ रहा है। एसिडिक रेडिकल क्यों? क्योंकि एसिड से आ रहा है, ठीक है। तो इन्हीं का एनालिसिस करना है हमें। तो जब हमें कोई सॉल्ट या उसका मिक्सचर दिया जाता है और हमें पता करना है कि उसमें कौन से आयंस हैं, तो उसे पता करने का कोई एक ही मेथड नहीं है, एक पूरा प्रोसीजर है। तो जैसे हमें सॉल्ट या उसका मिक्सचर दिया, तो हम सबसे पहले कि भाई उसका कलर देखें, है ना। तो कलर के बेसिस पे भी हमें काफी हद तक आइडिया लग जाता है। ब्लू होता है तो हमारा माइंड जाता है कि भाई ब्लू तो कॉपर Cu+2 के सॉल्ट्स होते हैं ना, कॉपर सल्फेट ब्लू होता है ना। तो ब्लू देखते ही कि भाई Cu+2 हो सकता है। या रेडिश ब्राउन, तो रेडिश ब्राउन किसके होते हैं? Fe+3, आयरन नहीं, किसके? Fe+3, ठीक है। और लाइट ग्रीन जिसे हम एप्पल ग्रीन बोलते हैं, तो इट मे बी Fe+2। तो कलर के बेसिस पे, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है। और इवन जो उनका मतलब कंफर्मेटरी टेस्ट है वो तो केमिकल रिएक्शन से ही आएगा। तो कंफर्मेटरी टेस्ट केमिकल रिएक्शन से करेंगे। तो कलर हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, फ्लेम टेस्ट हो गए, ठीक है। और उनकी प्रॉपर केमिकल रिएक्शंस हो गई। इवन बोरेक्स बीट टेस्ट में भी हमें काफी सारे कैटायंस का पता लगता है। तो एक पूरा प्रोसीजर है, कई सारी चीजें हैं जिनसे हमें पर्टिकुलरली पता लगता है कि कौन सा कैटायन है, कौन सा एनायन हो सकता है, ठीक है। तो टेस्ट को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं कि भाई वेट टेस्ट और दूसरा ड्राई टेस्ट। सबको राइटिंग क्लियर है? पता लग रहा है क्या लिख रही हूँ? दिख रहा है सबको? ठीक है। तो टेस्ट जो है या पूरा प्रोसीजर जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता है कि वेट टेस्ट एंड ड्राई टेस्ट। वेट टेस्ट से क्या मतलब है? कोई बता सकता है वेट टेस्ट से? थोड़ा बड़ा लिखिए मैम। ओके ओके ओके। वेट टेस्ट मतलब वाटर यूज हो, है ना। तो वाटर यूज हो मतलब कि अगर सॉल्यूशन से कर रहे हैं हम टेस्ट, अगर सॉल्ट के सॉल्यूशन से टेस्ट करेंगे हम, तो वो हो गया वेट टेस्ट, है ना। सॉल्ट सॉल्यूशन, बड़ा लिखना है। सॉल्ट सॉल्यूशन लिया जाए तो वेट टेस्ट हो गया। ड्राई टेस्ट, अगर सॉल्ट सीधा ड्राई स्टेट में ही है, सॉल्यूशन स्टेट में नहीं है, सीधा सॉल्ट ड्राई स्टेट में है, ड्राई स्टेट में ही उसका टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो ड्राई टेस्ट हो गया, है ना। तो ड्राई टेस्ट का जैसे तुम्हें अच्छे से पता होगा, तुमने एस ब्लॉक में पढ़ा है, फ्लेम टेस्ट है। तो फ्लेम टेस्ट कैसे करते हैं? ड्राई स्टेट में ही तो करते हैं, सीधा जो है कंपाउंड को बर्न करके देखा जाता है। तुमने बोरेक्स बीट टेस्ट भी पढ़ा है 15th ग्रुप में, है ना, सीधा सॉल्ट को हीट किया जाता है। तो वो हो गया ड्राई टेस्ट। ये ड्राई टेस्ट पढ़ना सभी कुछ है, ठीक है, लेकिन ये पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि ये पोर्शन जो है वो तुमने पहले भी पढ़ रखा है, तो ये बाद में डिस्कस होएगा, ठीक है। अब वेट टेस्ट से स्टार्ट करेंगे। तो वेट टेस्ट मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन से किया जाएगा, सॉल्ट हमें सॉल्यूशन स्टेट में लेना है। तो वेट टेस्ट से स्टार्टिंग करेंगे। अभी रब कर लेते हैं पहले सारा, करेंगे रब। तो वेट टेस्ट हेडिंग डालोगे तुम लोग। तो फर्स्ट वेट टेस्ट, तो इसमें वेट टेस्ट दो कैटेगरीज हो गई कि वेट टेस्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल्स, पहली कैटेगरी, मतलब एसिडिक रेडिकल्स मतलब एनायंस, वेट टेस्ट ऑफ एनायंस। और दूसरी कैटेगरी क्या हो गई? वेट टेस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल्स,
बेसिक रेडिकल्स मतलब कैटायंस के वेट टेस्ट, ठीक है। तो वेट टेस्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल्स, वेट टेस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल्स। अब सॉल्यूशन से टेस्ट करना है, ठीक है, मतलब सॉल्ट का सॉल्यूशन बना लेंगे, मतलब सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और फिर एसिडिक रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल्स के टेस्ट किए जाएंगे। तो सबसे पहले बात ध्यान रखनी है कि सॉल्ट सॉल्यूशन से जब हमें कैटायन और एनायन आइडेंटिफाई करना होता है तो प्रोसीजर है कि पहले हम एसिडिक रेडिकल्स को ही आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। जब वेट टेस्ट हम करने जा रहे हैं तो पहले वेट टेस्ट किसका करेंगे, एसिडिक रेडिकल्स का, वेट टेस्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल्स। तो हमारी पहली हेडिंग क्या हो जाएगी भाई, वेट टेस्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल्स। ऐसा क्यों है, यही प्रोसीजर क्यों फॉलो करना है, ऐसा क्यों नहीं कि हम कैटायंस पहले कर लें और एनायंस चलो बाद में कर लेंगे, हमारा मन कर रहा है ऐसा करने का। आसानी तो होगी, क्यों होगी आसानी, क्योंकि कुछ एनायंस हैं जैसे फ्लोराइड, बोरेट, फॉस्फेट, ये जो एनायंस हैं यानी कि एसिडिक रेडिकल्स हैं, दीज इंटरफेयर विद द टेस्ट ऑफ कैटायंस। तुम्हें पता लगेगा अभी फॉस्फेट के केस में कैसे, ठीक है। तो दीज इंटरफेयर विद द टेस्ट ऑफ कैटायंस। तो अगर हम ऐसा करने लगे कि हम पहले किसका करने लगे, बेसिक रेडिकल का टेस्ट करने लगे, ठीक है। तो अगर बेसिक रेडिकल है या नहीं भी है तब भी वो टेस्ट में इंटरफेयर, मतलब सॉरी, अगर क्या कहते हैं बेसिक रेडिकल तुम्हारा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सॉरी बेसिक रेडिक, मैंने क्या कहा था कि वेट टेस्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल्स ही हम पहले करेंगे, कैटायंस का पहले नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम कैटायन का पहले करने लगे तो क्या होगा, हाँ, जैसे जो आर्सिनेट आयन होता है वो बिल्कुल सेम प्रेसिपिटेट देता है जैसा कि फॉस्फेट का होता है। अगर तुम लोगों को याद हो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फॉस्फेट का टेस्ट करवाया था उसमें केंद्रीय येलो प्रेसिपिटेट बना था अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का, याद है किसी को, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना था अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का। सेम वही फॉस्फेट का टेस्ट हमें यहाँ करना है, ठीक है। तो कुछ टेस्ट तो ऐसे हैं जो आयंस वहां पे थे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो यहाँ पर है और टेस्ट भी सेम है, तो वो बात आसान हो जाती है याद करने के लिए। तो आर्सिनेट As+3 भी बिल्कुल सेम प्रेसिपिटेट देता है, तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि वो आर्सिनेट की वजह से आ रहा है येलो प्रेसिपिटेट या फॉस्फेट की वजह से आ रहा है। तो कुछ कैटायंस जो हैं, सॉरी ये एनायंस जो हैं वो कैटायंस के टेस्ट में इंटरफेयर करते हैं। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है, लिखो चैट में अगर क्लियर है तो, ठीक है। तो वेट टेस्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल्स हमें पहले करना है, क्यों, क्योंकि कुछ एनायंस जो हैं वो कैटायंस के टेस्ट में इंटरफेयर कर सकते हैं, अगर हुए तो सॉल्ट में, अगर सॉल्ट में नहीं है तो नहीं, लेकिन हमें थोड़ा ना पता होगा कि सॉल्ट में है या नहीं। तो जब हमें सॉल्ट गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, पहले एसिडिक रेडिकल्स के टेस्ट करेंगे, ठीक है। जो जो आता चला जाएगा एनायन वो हमें पता लगता चला जाएगा। बाई चांस इन तीनों में से कोई एनायन हुआ तो हमें क्या करना होगा, वो तो मैम फिर एनायन टेस्ट में पता लग जाएगा, हाँ वही बता रही हूँ कि एनायन टेस्ट में पता लग जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर हमें पता लगता है कि इन तीनों में से कोई एनायन है मिक्सचर में, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इन्हें सेपरेट करेंगे सॉल्ट में से, फिर ही हम कैटायन यानी कि बेसिक रेडिकल्स के प्रोसीजर को आगे फर्दर फॉलो करेंगे। क्लियर हो रही है बात, कैन कैटायन डोंट इंटरफेयर हियर, बात तो वही है कि कैटायन इंटरफेयर कर रहा है या एनायन इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है। तो और कोई नहीं इंटरफेयर करता, कैटायन इंटरफेयर कर रहा है वो भी बात हो जाएगी आर्सिनेट के केस में, ठीक है। तो कैटायन तो एक ही है आर्सिनेट, लेकिन एनायन तो 3 में से हो गए ना, इसलिए तो इसलिए पहले एनायन हटाना जरूरी है। इन तीनों में से हुआ तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं, तो लेकिन ये तो हमें चेक करके ही पता लगेगा, इसलिए पहले करना है ये वाला काम। तो वेट टेस्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल्स हमें पहले करना होता है, उसके बाद ही हम बेसिक रेडिकल का करेंगे, ठीक है। जब हम टेस्ट करेंगे तो हमें पता लगता चला जाएगा कि कौन कौन सा एनायन है,
ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई एनायन हुआ तो उसे हम पहले अलग हटाएंगे, फिर हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे कैटायन के लिए। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, डन। अब वेट टेस्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल्स, तो जो ये एसिडिक रेडिकल्स हैं यानी कि एनायंस हैं, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे एनायंस हैं लेकिन जो हमारे सिलेबस में हमें वो डिस्कस करने हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस से मतलब सिर्फ इतना ही है, नहीं है कि आईआईटी एडवांस के सिलेबस से मतलब है कि बोर्ड, ठीक है, प्लस मेंस, ठीक है, नीट में तो सारे आ गए, जो बोर्ड में है वो नीट में है, तो बोर्ड में तुम्हारे ज्यादा है एडवांस के कंपैरिजन, तो बोर्ड और मेंस में, तो बोर्ड मेंस एडवांस सारे मिलाकर, ठीक है, तो वो सारे ही हमें डिस्कस करने हैं, तो किसी एक को भी हम छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो वेट टेस्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल्स, तो ये जो एसिडिक रेडिकल्स हैं, टोटल जितने भी एसिडिक रेडिकल्स हमें पढ़ने हैं, नीट में आएगा, हाँ आएगा। जब मैंने कहा कि भाई ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पूरी, तो क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीट में नहीं आ रही? आ रही है ना, तो ठीक है, तो जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसे ही लगेगा कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कर रहे हैं। वो अलग बात है कि हम टेस्ट की फॉर्म में पढ़ रहे हैं या इस चैप्टर की फॉर्म में पढ़ रहे हैं, वो नीट हो या मेंस हो, एडवांस हो, बोर्ड हो, वो सब में है। तो जो एसिडिक रेडिकल्स हैं वो हमारे फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। अब कई सारे एसिडिक रेडिकल्स हैं भाई, तो वो किसी एक ही कैटेगरी में नहीं है, वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, डिपेंडिंग कि कौन सा एसिडिक रेडिकल किसके साथ हमें वॉलेटाइल प्रोडक्ट से मतलब क्या है यहाँ पर कि गैस या वेपर। तुम यहाँ वेपर को गैस भी बोल सकते हो। तुम्हें गैस और वेपर में डिफरेंस पता है? गैस और वेपर में डिफरेंस पता है? क्या डिफरेंस है गैस और वेपर में? रूम टेम्परेचर पर ही जो सब्सटेंस गैसेस स्टेट में है उसे हम गैस बोलते हैं, बट रूम टेम्परेचर पर जो सॉलिड या लिक्विड है लेकिन उसे हीट करने के बाद जब वो गैसियस स्टेट में जाता है तो उसकी गैसियस स्टेट को हम वेपर्स बोलते हैं। लेकिन तुम ये वेपर को गैस भी बोल सकते हो, कोई इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो डिपेंडिंग कि कौन सा एनायन किस एसिड के साथ, जो कि हम एसिड या डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेने वाले हैं, ठीक है, तो किस एसिड के साथ वॉलेटाइल प्रोडक्ट देगा या नहीं देगा, उसके बेसिस पे 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट कैटेगरी जो है वो उन एनायंस की है जो एनायंस हमें डाइल्यूट HCl या तुम यूज कर सकते हो डाइल्यूट H2SO4, इसके साथ हमें वॉलेटाइल प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, तो वॉलेटाइल प्रोडक्ट से मतलब तुम समझ ही गए कि गैस या वेपर, चाहे तुम गैस ही याद रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी जो है वो है कि जो हमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ वॉलेटाइल प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, और थर्ड कैटेगरी है कि जो हमें इन दोनों में से किसी के साथ भी, ऑब्वियसली जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ नहीं दिया तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ भी वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं दे रहा तो फिर डाइल्यूट के साथ तो क्या ही देगा। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी के साथ भी जो वोलेटाइल प्रोडक्ट, मैम प्लीज थोड़ा बड़ा लिखिए, ओके, अभी तक मैनेज हो रहा है या इसे भी रब करके लिखूं बड़ा? अब दिख रहा है? ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ वॉलेटाइल प्रोडक्ट दे, और जो इन दोनों में से किसी के साथ भी वॉलेटाइल प्रोडक्ट नहीं देते उन्हें हमने थर्ड कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ठीक है, उनकी अपनी खुद स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन हमें करनी होगी चेक करने के लिए। ठीक है, तो जो एनायंस हैं उन्हें हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया डिपेंडिंग कि कौन किसके साथ वॉलेटाइल प्रोडक्ट देगा। पहली कैटेगरी होगी डाइल्यूट HCl और
डाइल्यूट H2SO4 के साथ जो वॉलेटाइल प्रोडक्ट दे, दूसरी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और थर्ड जो इन दोनों में से किसी के साथ भी वॉलेटाइल प्रोडक्ट नहीं देते, उनकी हमें स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस करनी पड़ती हैं चेक करने के लिए कि कौन सा एनायन है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब पहली कैटेगरी में कौन से एनायंस हैं? डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ जो वॉलेटाइल प्रोडक्ट यानी कि गैस या वेपर दे, उस गैस या वेपर से ही हमें हिंट मिलेगा, या उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करने के बाद ही हमें पता लगेगा कौन सा एनायन है। तो इस कैटेगरी में हमारे एनायंस कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, ठीक है, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, देन थायोसल्फेट, अभी दिख रहा है सबको? थायोसल्फेट, नाइट्राइट एंड एसीटेट। क्लियर? ओके। तो कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट, नाइट्राइट, एसीटेट। और एक बात और बता दूं, ये वेट टेस्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल्स की बात कर रहे हैं, यानी कि हमें पहले सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाना है, तब जाके ये टेस्ट शुरू होंगे। ठीक है। लेकिन क्या है कि भाई कुछ सॉल्ट ऐसे भी हो सकते हैं कि जो पार्शली सॉल्युबल हो या इनसॉल्युबल हो, या कुछ के केस में क्या होता है, सॉल्ट का कलर इतना डोमिनेंट होता है कि जो रिजल्ट आता है वो क्लियरली विजिबल नहीं होता। तो ऐसे केसेस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है। पहले हमें सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे तुम्हें याद हो कि लेजाने एक्सट्रैक्ट बनाते थे एक, है ना, तो यहाँ सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। जिसके लिए जरूरत नहीं है उसके लिए मत बनाओ, ठीक है। बट जिनके लिए ऐसी कंडीशन है कि पार्शली सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, या कलर बहुत तेज है कंपाउंड का, तो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बना लेंगे। सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट क्या है, जो सॉल्ट है उसके 1-2 पिंच लिए, ठीक है, और उसमें हमने उससे 3 गुना 3 टाइम्स सोडियम कार्बोनेट ऐड कर दिया, और 20 ml डिस्टिल वाटर ऐड किया, और इसे बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया। ठीक है, 10-15 मिनट बॉईल कर लिया। फिर जो फिल्ट्रेट होगा, ये दिख रहा है इधर, हाँ, जो फिल्ट्रेट होगा वो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। क्लियर? तो वो जो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट है वो हो गया हमारा सॉल्यूशन जिससे हम ये टेस्ट करेंगे। क्लियर? जैसे अगर मैं एक रिएक्शन बताऊं तो यहां लिख दो, इधर दिख रहा है, कैडमियम फॉस्फेट, कैडमियम फॉस्फेट, ये येलो कलर का सॉल्ट है। ठीक है। अगर इसका तुम सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाओगे, यानी कि रिएक्शन किससे हुई, सोडियम कार्बोनेट से, तो क्या बन जाएगा बच्चों, सोडियम फॉस्फेट, और ये जो कैडमियम कार्बोनेट है ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्लियर? तो सोडियम फॉस्फेट बन गया, कलरलेस सॉल्यूशन बन गया। टेस्ट कर लेंगे फर्दर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। या जो इनसॉल्युबल होंगे उनके भी क्या बन जाएंगे, सोडियम के सॉल्ट्स बन जाएंगे। सोडियम के तो लगभग सभी सॉल्ट सॉल्युबल हैं, ठीक है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम टेस्ट कर लेंगे। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? पार्शियली सॉल्युबल दो के आगे क्या लिखा है मैम, 1.2 के आगे, अच्छा पिंच, सॉरी पिंच, 1 to 2 पिंच, हाँ सॉल्ट का 1 to 2 पिंच ऑफ सॉल्ट जिसका एनालिसिस कर रहे हैं।
सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए सॉल्ट की एक चुटकी भर सॉल्ट लिया, एक चुटकी सिंदूर नहीं, ठीक है, 1 to 2 पिंच सॉल्ट, उसमें सोडियम कार्बोनेट ऐड किया, वाटर ऐड किया, डिस्टिल्ड वाटर से ही काम करते हैं हम लैब में, ठीक है, और उसे अच्छे से बॉईल कर लिया, जो फिल्ट्रेट होगा वो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट है। क्लियर? तो क्या होगा, पार्शली इनसॉल्युबल, पार्शली सॉल्युबल या यू कैन से पार्शली इनसॉल्युबल। तो पार्शली सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है या कलर डोमिनेंट है, तो उसके केस में क्या होगा, सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा। वो सॉल्युबल भी हैं, वो कलरलेस भी हैं, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन से हम फर्दर टेस्ट कर लेंगे। कैटायन से थोड़ा ना हमें मतलब था, बात क्लियर है? कोई ये तो नहीं सोचा कि कैटायन तो हटा ही दिया, अब टेस्ट कैसे करेंगे। टेस्ट किसका कर रहे हैं, एनायन का। टेस्ट तो एनायन का चल रहा है, तो एनायन तो है, एनायन ही तो चेक करना है। सबको समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? पहले ये प्रोसीजर हो गया सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाने का, क्लियर। उसके बाद मैंने ये केमिकल रिएक्शन दिए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि कैडमियम फॉस्फेट जो कि येलो कलर का है, तो तुमने उसका सोडा एक्सट्रैक्ट बनाओगे, यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो कैडमियम फॉस्फेट का जब तुम सोडा एक्सट्रैक्ट बनाओगे तो सोडियम फॉस्फेट बन जाएगा, और जो कैडमियम कार्बोनेट है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो सोडियम फॉस्फेट का क्लियर सोल्यूशन बनेगा, ठीक है, सोल्यूशन बनेगा और वो भी क्लियर। तो आगे फर्दर तुम टेस्ट करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैटायन से हमें कोई लेना देना अभी था नहीं, क्योंकि एसिडिक रेडिकल कर रहे हैं, एनायन का टेस्ट कर रहे हैं, तो एनायन ही तो चाहिए था, तो एनायन सोल्यूशन में है। कभी सोचने लगो कैटायन तो हटा दिया, तो अब टेस्ट कैसे होगा, क्योंकि अभी कैटायन की जरूरत नहीं है, अभी एनायन का टेस्ट चल रहा है, एनायन सोल्यूशन में है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो सोडा कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट या सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, तब बनाएंगे। जो सॉल्युबल हैं, क्लियर सॉल्यूशन है, उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब हमें सॉल्ट मिलता है लैब में, ठीक है, तुम लोग तो लैब में करोगे नहीं टेस्ट, ठीक है, लेकिन फिर भी नॉलेज होनी चाहिए कि जब हमें सॉल्ट मिलता है तो उसे सबसे पहले हम डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व करके ही देखते हैं। और ऐसा नहीं होता कि हमें सॉल्ट दिया, वो 1-2 पिंच ही मिलता है, या मैंने 1-2 पिंच लिखा है, ठीक है, तो वो लगभग ज्यादा से ज्यादा 3 पिंच मिल जाएगा, ठीक है। तो वो ज्यादा से ज्यादा 2-3 पिंच ही हमें मिलता है, तो ऐसा नहीं कि हम उसे एक बार में ही वाटर में मिला के देख लिया और फिर दोबारा लेने जा रहे हैं, मैम खत्म हो गया सॉल्ट दो, और दो बार बार नहीं मिलता, कॉस्टली होते हैं, ठीक है, और सभी बच्चों को देना होता है। तो उसमें से बिल्कुल पिंच हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व हो जाता है तो हमारा प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। डिसॉल्व नहीं होता है, डिसॉल्व करने के बाद तुम्हें कलर काफी डोमिनेंट लग रहा है डिसॉल्व करने के बाद भी, तो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बना लोगे, ठीक है। तो बहुत थोड़ा थोड़ा यूज करके चलते हैं, बार बार नहीं मिलता लैब में। ये हो गया 3 कैटेगरीज में डिवाइड। फर्स्ट कैटेगरी में ये है, ये वाले एनायंस हैं, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट, नाइट्राइट, एसीटेट। तुम्हें याद रखने ही है कि भाई इस कैटेगरी में ये एनायंस है, ठीक है। और याद करने का तरीका, जैसे कांट, श्योर, सक्सेस, SUCE होता है डबल सी, कांट, श्योर, सक्सेस। वैसे मुझे लिखना नहीं चाहिए, तुम लोगों की सक्सेस श्योर है, ठीक है। कांट, श्योर, सक्सेस, ठीक है। तो C से हो गया भाई कार्बोनेट, ठीक है, A, ठीक है, तो A से हो गया तुम्हारा एसीटेट, N से हो गया नाइट्राइट, T से हो गया थायोसल्फेट, ये आ गए। फिर श्योर, S, श्योर, सक्सेस, इसमें तुम्हारे सल्फाइट और सल्फाइड, जैसे बिना इसके याद हो जा रहे हैं, बिना ये राइम यूज किए, अच्छी बात है, जैसे राइम यूज करके होंगे, ठीक है यार, वो राइम यूज करके कर लें, लेकिन याद रखने ही है, क्योंकि इधर उधर मिक्स कर दिया तो सारी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट, नाइट्राइट, एसीटेट, क्लियर। ये हमारे फर्स्ट कैटेगरी के हो गए। अब सेकंड कैटेगरी में देखो कौन से हैं। ये सबने नोट कर लिया तो रब कर दें।
देखो अब सेकंड कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी में वो एनायंस हैं जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ वॉलेटाइल प्रोडक्ट देंगे। और वो कौन से एनायंस हैं? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है, नाइट्रेट, बोरेट एंड ऑक्सलेट। हेलोजेंस, नाइट्रेट, बोरेट, ऑक्सलेट। क्लियर? अब देखो इसे याद करने का तरीका, फर्जी सीबीआई ने 8 या 8 ने 8, ठीक है, ऑक्स ब्राजील से पकड़े। फर्जी सीबीआई ने 8 ऑक्स ब्राजील से पकड़े, ठीक है। वैसे याद करना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, सारे हेलोजेंस हैं। वैसे याद करना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बिना इसके याद हो जाएगा। हेलोजेंस है नाइट्रेट, बोरेट, ऑक्सलेट, ठीक है। फर्जी फॉर फ्लोराइड हो गया, सीबीआई क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ने 8 नाइट्रेट, ठीक है। ब्राजील के लिए आ गया बोरेट, ऑक्स हो गया ऑक्सलेट, ठीक है। वैसे सारे हेलोजेंस नाइट्रेट, बोरेट, ऑक्सलेट। कैन कार्बोनेट बी इंक्लूडेड इन सेकंड केस? नहीं भाई, वो सब समझ में आएगा, क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। फर्जी सीबीआई ने 8 ऑक्स ब्राजील से पकड़े, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऑक्सलेट, बोरेट। क्लियर? अब थर्ड कैटेगरी भी फर्दर डिवाइडेड है दो में। स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन से ही हम फाइंड करेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन करने के बाद, सॉरी, स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन से सॉल्ट एनालिसिस करेंगे थर्ड कैटेगरी वालों का, ठीक है। अब थर्ड कैटेगरी फर्दर डिवाइडेड है दो में, एक तो जिनके लिए नॉन रिडॉक्स रिएक्शन करके पता लग रहा है, और दूसरी कैटेगरी ये दिख रहा है यहाँ पे, जिनके लिए रिडॉक्स रिएक्शन करनी पड़ेगी, या जो रिडॉक्स रिएक्शन देंगे, या जिनकी जो स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। फर्स्ट कैटेगरी डाइल्यूट HCl या H2SO4 के साथ, सेकंड कैटेगरी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, थर्ड कैटेगरी उनकी स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन अगर नॉन रिडॉक्स है तो वो कौन से हैं? एनायन, सल्फेट एंड फॉस्फेट। और स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन अगर वो रिडॉक्स रिएक्शन है तो इसमें है 4 एनायन, कौन कौन से? क्रोमेट, डाइक्रोमेट, परमैंगनेट एंड मैग्नेट। तुमने ये पढ़े हैं डी ब्लॉक में, चारों के बारे में डी ब्लॉक में पढ़ा है, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में तुम्हारे 4 एनायन हैं जो कि तुमने चारों ही डी ब्लॉक में पढ़े हैं, चारों ही काफी इंपॉर्टेंट है ना। जब भी रिडॉक्स रिएक्शन की बात आती है तो डाइक्रोमेट और परमैंगनेट तो सबसे आगे रहता है, जो तुम मोल कॉन्सेप्ट से पढ़ते चले आ रहे हो एसिडिक मीडियम में इनकी रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो क्रोमेट, डाइक्रोमेट, परमैंगनेट, मैग्नेट। क्लियर है? तो इसके लिए तो कुछ ट्रिक की जरूरत नहीं है, याद करने के लिए याद रहेगा, है? क्लियर इतनी बात? अब सबसे जरूरी बात, जैसे कोई कह रहा है कि हम कार्बोनेट को इधर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है रखने में। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जिन्होंने वॉलेटाइल प्रोडक्ट डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 के साथ दिया है वो कॉन्सेंट्रेटेड के साथ नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमने उन्हें अलग किया है, ऐसा नहीं है। आ रही है बात समझ में?
जो डाइल्यूट HCl या H2SO4 के साथ वॉलेटाइल प्रोडक्ट दे रहे हैं तो ऑब्वियसली भाई वो कॉन्सेंट्रेटेड के साथ तो देंगे ही, क्लियर। लेकिन हमने अलग किया है और प्रोसीजर भी यही रहेगा, प्रोसीजर भी यही रहेगा। मतलब पहले डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ ही ट्रीट किया जाएगा सॉल्ट को। अगर कोई वॉलेटाइल प्रोडक्ट आता है या कोई गैस रिलीज होती है तो इसका मतलब फर्स्ट कैटेगरी का एनायन है और उसके लिए हम कंफर्मेटरी टेस्ट पे चले जाएंगे। अगर नहीं आया तो इसका मतलब फर्स्ट कैटेगरी का नहीं है, तो हम सेकंड कैटेगरी पे जाएंगे, यानी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ टेस्ट करेंगे। और अगर वॉलेटाइल प्रोडक्ट या वेपर या गैस यानी कि आए तो इस कैटेगरी के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। नहीं आया तो फिर थर्ड पे जाएंगे, वो स्पेसिफिक रिएक्शन करनी है। अब अगर तुम ऐसा करने लगते कि भाई तुम सीधा ही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने लग जाओगे डाइल्यूट की जगह, तो क्या होगा? जो डाइल्यूट के साथ देते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ भी वॉलेटाइल प्रोडक्ट देंगे। तो अगर तुम सीधा ही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे और फर्स्ट कैटेगरी का कोई एनायन हुआ तो वो तो वेपर्स रिलीज करेगा, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तुम क्या सोचोगे कि सेकेंड कैटेगरी का है, क्लियर। तो प्रोसीजर भी यही रहेगा, ये बात क्लियर है। पहले डाइल्यूट H2SO4 के साथ टेस्ट किया जाएगा, फिर कॉन्सेंट्रेटेड के साथ, और फिर हम थर्ड कैटेगरी पे जाएंगे, ठीक है। मिक्सअप नहीं करेंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं पता चलेगा कि वो कौन सी कैटेगरी का, हाँ थर्ड के ही लिए क्लियर हो सकता है बस, क्योंकि सीधा तुमने डाइल्यूट डाला या कॉन्सेंट्रेटेड डाला, नहीं आया रिजल्ट, तो इसका मतलब वो थर्ड कैटेगरी का है। तो बस थर्ड कैटेगरी के ही केस में सेफ रह सकते हो, अदरवाइज यहाँ तो हो जाएगा मिक्सअप। तो इसमें प्रोसीजर यही रहेगा कंफ्यूजन से बचने के लिए, क्लियर। तो अब सबसे पहले हेडिंग डालोगे तुम फर्स्ट कैटेगरी एनायंस या एसिडिक रेडिकल्स विच गिव वॉलेटाइल प्रोडक्ट विद डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4, क्लियर। रिपीट करना मैम, कौन सी बात रिपीट करनी है भाई, कौन सी बात रिपीट करनी है? हेडिंग, अच्छा। फर्स्ट कैटेगरी एसिडिक रेडिकल्स which give volatile product with dilute HCl या dilute H2SO4। अच्छा एक बात और, तुम लोगों के माइंड में ये बात आई कि भाई वहां तो डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4, बट सेकंड कैटेगरी में लिखा है सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्यों नहीं? कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्यों नहीं? यहां क्यों नहीं लिखा कॉन्सेंट्रेटेड HCl या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4? फायर, ऑक्सीडाइज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कर सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl नहीं कर सकता, ठीक है। तो डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 इट्स ओके, लेकिन डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ नहीं देंगे तो मतलब उन्हें ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, और ऑक्सीडाइज कौन करेगा? concentrated H2SO4. concentrated HCl is not an oxidizing agent. dilute HCl या concentrated HCl दोनों में से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, जबकि जो H2SO4 है वो dilute H2SO4 तो ऑक्सीडाइजिंग नहीं है, बट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इवन जो H2SO4 है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यानी कि जो H2SO4 है वो कई सारे रोल प्ले कर सकता है, जबकि HCl कई सारे रोल प्ले नहीं कर सकता है। तो इसलिए फर्स्ट कैटेगरी में डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4, बट सेकेंड कैटेगरी में ओनली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये नहीं कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की जगह कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज कर लो, नहीं, ठीक है। नाइट्रिक एसिड भी नहीं, स्पेशली किसी के लिए जरूरत पड़ी तो अदर H3PO4 कॉन्सेंट्रेटेड हो या कुछ भी हो, H3PO4 तो ऑक्सीडाइजिंग है ही नहीं, और ऊपर से वो एक वीक एसिड है,
फॉस्फोरिक एसिड इज अ वीक एसिड, ठीक है। तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से, फॉस्फोरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से वो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बन जाएगा, ठीक है। इवन वीक एसिड्स के केस में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से तो उनके एसिडिक स्ट्रेंथ और कम होती है, क्लियर। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही यहाँ पर काम करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl उसकी जगह यहाँ पर नहीं ले सकता है, इट शुड बी क्लियर, ठीक है। और तरीका वही, फर्स्ट कैटेगरी, देन सेकेंड, देन थर्ड। फर्स्ट के लिए टेस्ट आता है तो फर्दर उसमें हम आगे चले जाएंगे, नहीं आता तो फिर सेकंड के लिए करेंगे, सेकंड के लिए भी नहीं आता तो थर्ड के लिए। तो अभी फर्स्ट हेडिंग डाल ली, फर्स्ट हेडिंग कार्बोनेट को नॉन रिडॉक्स में रखने का मतलब क्या है, वहां पर नॉन रिडॉक्स या रिडॉक्स में वो रखे हैं जो डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं दे रहे, तो उन्हें फिर थर्ड कैटेगरी में डालना पड़ा है। कार्बोनेट तो बेटा डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ देता ही है वोलेटाइल प्रोडक्ट, तो उसे हम फिर थर्ड कैटेगरी में क्यों रखेंगे। जैसे ही तुम फर्स्ट कैटेगरी के लिए करोगे डाइल्यूट HCl डाइल्यूट H2SO4 तो कार्बोनेट हुआ तो वोलेटाइल प्रोडक्ट आ जाएगा, तो थर्ड तक तो तुम पहुंच ही नहीं पाओगे। तो कार्बोनेट तो फर्स्ट कैटेगरी में देता है, यानी फर्स्ट कैटेगरी में जो तुमने डाइल्यूट HCl डाइल्यूट H2SO4 लिया है कार्बोनेट, तो उसमें वोलेटाइल प्रोडक्ट देता है, तो थर्ड कैटेगरी में उसे रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम कार्बोनेट की यानी कि CO2 की बात करो तो ऑब्वियसली वो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन देगा, लेकिन जरूरत नहीं है उसे थर्ड कैटेगरी में रखने की, क्योंकि वो तो फर्स्ट कैटेगरी का रिएजेंट उसी के साथ वोलेटाइल प्रोडक्ट दे रहा है, तो फिर थर्ड कैटेगरी में उसे रखने की कोई जरूरत नहीं बचती है, उसका टेस्ट तो पहले ही आ जाएगा। जिनके नहीं आए हैं वोलेटाइल प्रोडक्ट फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में, उन्हें हमने ले जाकर थर्ड कैटेगरी में रखा है, क्लियर। क्योंकि सबके लिए अलग अलग केमिकल रिएक्शन हम करते रहेंगे पहले से ही स्पेसिफिकली, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता जाएगा, इतने सारे कैटायन एनायन है, क्लियर। तो कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है, तो जो फर्स्ट कैटेगरी में जिन्होंने वोलेटाइल प्रोडक्ट दे दिया तब वो फर्स्ट कैटेगरी में ही रहेंगे, जिन्होंने फर्स्ट कैटेगरी में नहीं दिया तो सेकंड में भी नहीं दिया तब मजबूरी में वो थर्ड कैटेगरी आई है उनके लिए, क्लियर। तो फर्स्ट हेडिंग डाल ली सबने, तो फर्स्ट में भी हम सबसे पहले भी स्टार्ट करेंगे कार्बोनेट, ठीक है। और कार्बोनेट के साथ हमें यहाँ बाइकार्बोनेट भी पढ़ना है, तो चाहे तुम जहां तुमने आयंस लिखे हैं वहां कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट और सल्फाइड और बाइसल्फाइड मेंशन कर सकते हो, ठीक है। वहां नहीं मेंशन किया है तो जब आप लिखोगे तब मेंशन करते चलो, ठीक है। तो कार्बोनेट के साथ बोनस में बाइकार्बोनेट, क्लियर। तो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। अब सबसे पहली बात कार्बोनेट्स की पढ़ेंगे हम, कार्बोनेट्स या इवन सभी सॉल्ट्स के बारे में काफी कुछ, लेकिन कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे और बाकी ड्राई टेस्ट और इन सब में बातें जो आती जाएंगी वहां पढ़ते जाएंगे, सॉल्युबिलिटी और इनका थर्मल डिकम्पोजिशन, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो कार्बोनेट्स, जो कार्बोनेट्स हैं, याद है तुमने एस ब्लॉक में पढ़ा होगा कार्बोनेट्स, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के तो पढ़े ही होंगे, उनकी सॉल्युबिलिटी पढ़ी होगी, उनका थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा होगा। तो जो कार्बोनेट्स हैं वो सभी मेटल कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल हैं एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, क्लियर। तो मेटल कार्बोनेट्स सभी इनसॉल्युबल हैं एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, क्लियर है ये बात। अब जो बात है, अभी मैंने तुमसे क्या कहा कि भाई जो तुम्हें सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, उससे तुम डिसॉल्व करोगे, ठीक है, और
या इवन उसका सोडा एक्सट्रैक्ट बना सकते हैं, नहीं डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि सोडा एक्सट्रैक्ट के बाद भी वो डिसॉल्व ना हुआ हो, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन से करना है टेस्ट, तो बात जो है वो ये है कि जो मेटल कार्बोनेट्स हैं इनसॉल्युबल, सॉल्युबिलिटी किस में चेक कर रहे हैं अभी, एक्वस वाटर। तो जब भी सिंपली लिखा जाए कि सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है और तुम्हें सॉल्वेंट नहीं बताया जाता है तो वो वाटर का ही केस होता है सिर्फ, ठीक है। तो इनसॉल्युबल है वाटर, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट सभी इनसॉल्युबल हैं एक्सेप्ट दीज। बट खास बात क्या है कि कोई भी मेटल कार्बोनेट हो वो लगभग किसी ना किसी एसिड में तो सॉल्युबल है ही, जैसे डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या नाइट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड, किसी ना किसी में तो डिसॉल्व हो ही जाते हैं। मोस्टली तो ऐसे सारों में डिसॉल्व हो जाते हो, लेकिन कोई सारों में नहीं होता है तो किसी एक में तो होता ही है डिसॉल्व। इतनी बात क्लियर है। वाटर में इनसॉल्युबल है सारे एक्सेप्ट दीज, लेकिन एसिड में मेटल कार्बोनेट्स एसिड में डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4, नहीं तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या नाइट्रिक एसिड, इवन एसिटिक एसिड, इनमें से सब में या किसी एक में तो डिसॉल्व हो ही जाते हैं। क्लियर। तो कुछ केस में वो एक्सेप्शनल बात आ गई, जनरल बात वही रहेगी जो अभी आगे बोलने वाले हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केस में क्या हो सकता है कि सपोज डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व नहीं हुआ तो H2SO4 डाल दिया, या H2SO4 में डिसॉल्व नहीं हुआ, तुमने डाइल्यूट H2SO4 डाला, नहीं डिसॉल्व हुआ तो HCl डाल दिया, ठीक है। या इनमें डिसॉल्व नहीं हुआ नाइट्रिक एसिड डाला। वो कुछ केस में करना पड़ सकता है। कैसे, जैसे भी बेरियम क्लोराइड है, सॉरी बेरियम क्लोराइड नहीं, जैसे बेरियम कार्बोनेट है। अब बेरियम कार्बोनेट तो इनसॉल्युबल है, ठीक है, कोई बात नहीं, एसिड में तो सॉल्युबल हो ही जाते हैं और एसिड के साथ तुम्हें ये फर्स्ट कैटेगरी में एसिड के साथ टेस्ट करना है। तो तुमने डाला भाई डाइल्यूट H2SO4, तो क्या ये अब डिसॉल्व हो जाएगा, आएगा तुम्हारा फर्दर जो रिएक्शन या वोलेटाइल प्रोडक्ट? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब भाई बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? प्रेसिपिटेट एक्सचेंज रिएक्शन। तो हमें इस केस में क्या डालना पड़ेगा? डाइल्यूट HCl। तो क्या बनेगा? बेरियम क्लोराइड, और बेरियम क्लोराइड इज सॉल्युबल। आ रही बात समझ में? तो ये एक्सेप्शनल बातें हैं, ये 2-3 पॉइंट जो हैं ये एक्सेप्शनल है भाई, कि किसी के केस में, किसी के केस में हमें ध्यान रखना पड़ सकता है कि हमें कौन सा एसिड डालना पड़ेगा। बाकी वो जनरल बात है, वो सभी के लिए अप्लाई होगी जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेरियम कार्बोनेट के केस में हम डाइल्यूट H2SO4 नहीं डालेंगे, प्रेसिपिटेट एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी, तो भाई इसके लिए हमें डाइल्यूट HCl चूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे अगर हमारे पास हुआ Pb+2 हुआ, सपोज Pb+2 का कार्बोनेट, आ रही बात समझ में? कैटायन का टेस्ट नहीं चल रहा है तो इसने Pb+2 पे ध्यान मत दो, Pb+2 का कार्बोनेट हुआ, तो तुम डाइल्यूट HCl डालते हो तो क्या बन जाएगा? लेड क्लोराइड का प्रेसिपिटेट। और H2SO4 डालते हो, दिख रहा है सबको, समझ में भी आ रही है बात? डाइल्यूट H2SO4 डालते हो तो भाई लेड सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन गया। तो क्या करें? नाइट्रिक एसिड डाल देंगे, ठीक है, लेड नाइट्रेट बन जाएगा, सॉल्युबल है। और खास बात कि जो नाइट्रेट्स हैं, ध्यान रखना, नाइट्रेट्स सबके सॉल्युबल हैं, सारे मेटल नाइट्रेट सॉल्युबल हैं, सारे मेटल नाइट्राइट्स भी सॉल्युबल हैं एक्सेप्ट सिल्वर नाइट्राइट। आ रही है बात समझ में? तो नाइट्रेट और नाइट्राइट तो सभी सॉल्युबल हैं एक्सेप्ट सिल्वर नाइट्राइट।
तो जब तुमने मेटलर्जी पढ़ा होगा तो जब ओर्स की बात आई होगी तो तुमने देखा होगा कि नाइट्रेट और नाइट्राइट ओर्स में नहीं होंगे। ओर्स में सल्फेट्स थे, कार्बोनेट्स थे, ऑक्साइड्स थे, इवन हैलाइड्स भी थे, लेकिन कोई नाइट्रेट या नाइट्राइट ओर में नहीं पढ़ा होगा। क्यों नहीं होते ओर्स? ओर्स क्या हैं? जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिल रहे हैं। तो अर्थ में इनकी कॉन्सेंट्रेशन नेग्लिजिबल होती है, होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते? क्योंकि सॉल्युबल हैं। तो सॉल्युबल हैं तो क्या होता है? वाटर के साथ सारे सीज और रिवर्स में चले जाते हैं, ठीक है, पानी के साथ बहकर, इसलिए। ठीक है, अभी सल्फाइड कहां से आ गया? अभी कार्बोनेट पे फोकस करो। क्लियर? तो किसी केस में ऐसा हो सकता है कि हमें ध्यान रखना पड़े कि भाई हमें इसके लिए क्या ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेट एक्सचेंज रिएक्शन है। जैसे सिल्वर आयन, अगर सिल्वर कार्बोनेट है तो तुम अगर ऐड करो भाई HCl तो क्या होएगा? सिल्वर क्लोराइड, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट है, सबको पता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डाइल्यूट H2SO4 डालना पड़ेगा, है ना, सिल्वर सल्फेट बनाना पड़ेगा। वो पर्टिकुलर केस है। क्लियर? तो ये एक्सेप्शनल केसेस हो गए कि इनमें हमें ध्यान रखना होगा कि हमें कौन सा एसिड डालना होगा। डायरेक्टली हम नाइट्रेट इसलिए नहीं बना लें क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या है? डाइल्यूट हो चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो तुम्हें नहीं पता सॉल्ट में क्या गिवन है, तुम्हें नहीं पता सॉल्ट में क्या गिवन है, और तुमने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई तो रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। तो ये जो एक्सेप्शनल केसेस हैं ये तो लगभग ऐसे हैं कि तुम्हें इनके जो कार्बोनेट्स हैं वो लैब में नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो तुम्हारे लेवल पे इनके टेस्ट तुमसे नहीं करवाए जाएंगे। तो सिर्फ थ्योरेटिकली बताने वाली बात हो गई, लेकिन जब प्रैक्टिकली करने वाली बात होगी तो ये तुम्हें लैब में नहीं दिए जाएंगे। तो इसलिए हम डायरेक्टली नाइट्रिक एसिड ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्ट में पता नहीं क्या क्या गिवन हो तो पता लगा नाइट्रिक एसिड ने तो सबके साथ रिएक्शन कर ली, सबको ऑक्सीडाइज कर दिया, तो सेकेंड कैटेगरी पे कैसे पहुंचोगे? ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्टली नाइट्रेट नहीं बनाएंगे। ये बात क्लियर है सबको? तो ये तो थ्योरेटिकली बताने वाली बात है, ये तुम्हें लैब में मिक्सचर में मिलेगा ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो जनरल जो है वही तुम्हें लैब में करना होता है। ये तो थ्योरेटिकली तुम्हारी नॉलेज के लिए है। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जनरली मेटल कार्बोनेट्स क्या है? सभी इनसॉल्युबल हैं एक्सेप्ट दीज। ठीक है, और तुमने पढ़ा भी था कि भाई फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल कार्बोनेट्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी वो एक बार लास्ट में जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो सबकी सॉल्युबिलिटी भी डिस्कस करेंगे, स्पेशली एस ब्लॉक में जो पढ़ाया गया है उसकी। अभी सिर्फ यहाँ कार्बोनेट्स की कर लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप के मेटल कार्बोनेट्स उनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप उनकी इंक्रीज होती है, और सेकेंड ग्रुप के कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। अभी इतनी बात याद रखनी है। क्लियर? और ये एक्सेप्शनल केसेस। बाकी अभी हमारा नॉर्मल चल रहा था, जनरल बात चल रही थी। जनरल क्या बात थी कि कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स गिव वॉलेटाइल प्रोडक्ट विद डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4। ये रब कर दिया जाए, सबने नोट कर लिया? अच्छा भाई, टाइम ओवर हो गया, तो अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में तो मतलब हम फर्स्ट कैटेगरी में अभी कार्बोनेट से ही शुरू करेंगे। ठीक है, इतना बेसिक जो ये बताया है ये माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और आयंस के नाम हर कैटेगरी वाइज। ओके बाय, थैंक यू।